हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रा, दैट इज बीएससी फाइनल ईयर का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्या रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है? ठीक है, रमन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको नाम से ही जाना जाता है, रमन स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको। विजिबल रीजन में लाई करता है जो हमारे पास रमन लाइंस होती हैं, हमारे पास जो रमन लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या होती है, E1 स्टेट, ये हमारे पास E2 स्टेट होती है। इसमें जो ये एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है किससे मैच करता है? ये विजिबल रीजन से मैच करता है। यानी हमारे पास जो रमन लाइंस आएंगी, उन रमन लाइंस में जो एनर्जी गैप होता है, रमन लाइन जो हमारे पास ट्रांजिशन होता है E1 स्टेट से E2 स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है, उसका जो एनर्जी गैप होता है विजिबल रीजन से मैच करता है। इसलिए जब रमन ट्रांजिशंस करते हैं तो उस टाइम पे विजिबल रीजन की लाइट रेडिएशंस का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हम पढ़ चुके हैं, रोटेशन हम पढ़ चुके हैं, रोटेशन वाइब्रेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम लास्ट स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सिंपल आपको चीजें बता देते हैं कि स्टॉक लाइंस कब बनेंगे, एंटी स्टॉक क्या बनेंगे, रिले कब बनेंगे। ठीक है, एक मैं आपको आइडिया देती हूँ कि रिले लाइंस जो है वो कब बनेंगी, रिले लाइन की फॉर्मेशन कब होगी, ठीक है, और रमन लाइन की फॉर्मेशन कब होगी। तो इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज ये चौक एक मॉलिक्यूल है, तो इस चौक के ऊपर जब रेडिएशंस आएंगी, ठीक है जी, रेडिएशन इसके ऊपर एमिट हुई, अगर इसको मैं सनलाइट रखती हूँ तो रेडिएशन के ऊपर आके क्या होंगी, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, इसके सरफेस पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रेडिएशन आएंगे इसके सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और वो वापस से क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। जो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा है किसके ऊपर बेस्ड होता है? स्कैटरिंग फिनोमेना जो होता है उसके ऊपर ये कंप्लीटली बेस्ड होता है, स्कैटरिंग के ऊपर। यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के ऊपर आई रेडिएशन, देन वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, इस फ्रीक्वेंसी से आई थी, न्यू आई फ्रीक्वेंसी से आई थी, और न्यू आई स्कैटर्ड से वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। मतलब ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशंस जो होती है वो क्या हो गई, स्ट्राइक की है, यानी ये रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी से आई दैट इज न्यू आई, इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू एस इसकी क्या है, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या होगी, स्ट्राइक होगी, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको स्कैटर कर देगा। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी क्या है, न्यू आई उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारे पास न्यू एस दैट इज स्कैटर रेडिएशन जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें सेम मिलती है तो इसको बोला जाता है रिले स्कैटरिंग, यानी इंसिडेंट और जो स्कैटरिंग लाइट रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, ये हमारी स्कैटर रेडिएशंस होती हैं और ये हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है। और जो इंसिडेंट रेडिएशन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो इसे रिले स्कैटरिंग से कहा जाता है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कम ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलोगे, रमन लाइंस से कहा जाता है। यानी इंसिडेंट की ज्यादा हो सकती है स्कैटर से, या फिर क्या हो सकती है, जो स्कैटर रेडिएशन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, तब हमारे पास क्या आएंगी, रमन लाइंस आएंगी। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हुई एंड देन वो स्कैटर्ड हो जाती है रेडिएशन। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें कंपेयर करनी है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और जो स्कैटर रेडिएशन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग से कहा जाता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल सेम होती है, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारी स्कैटर रेडिएशन है और इंसिडेंट दोनों की सेम होती है, तब उसको रिले स्कैटरिंग रमन लाइंस। अगर ज्यादा होती है कम होती है तो अब देखो स्कैटर रेडिएशंस जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक लाइंस उसे कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक लाइंस, और इसको क्या बोलते हैं, स्टोक लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखो। यानी जो हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है, स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू दैट इज योर एंटी स्टोक लाइंस। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर एंटी स्टोक लाइंस मिल रही है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। दैट मीन्स ये है कि एंटी स्टोक लाइंस में जो लैम्डा की वैल्यू होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी लैम्डा मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है, इसकी लेस हो जाती है। इसका मतलब जो हमारी स्टोक लाइंस होती हैं, स्टोक लाइंस होती है वो हमारी क्या होती है, उनकी लैम्डा जो होती है, लैम्डा मैक्स जो होती है वो हाइयर हो जाती है, यानी उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, हाइयर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? देखो ये बात याद रखो कि इंटेंसिटी, अगर किसी भी लाइट रेडिएशन की हमें इंटेंसिटी देखनी है, अगर वो ज़्यादा इंटेंस होती है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी लैम्डा कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी किसी की बढ़ती है
तो जो उसकी वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। जैसे एंटी स्टॉप लाइन्स में क्या होता है कि स्कैटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, स्कैटर की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इसकी लैम्डा कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो एंटी स्टॉप लाइन्स होती है वो हमारी क्या होती है, लेस इंटेंस होती है, उसकी लैम्डा मैक्स कम होती है, उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लेस होती है। जो स्टॉक लाइन्स होती है वो क्या होती है, मोर इंटेंस होती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्योंकि जो स्टॉक लाइन्स होती है उसके स्कैटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और उसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये तो तुमने पढ़ लिया कि ये क्यों हो रहा है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास लाइंस हैं यहाँ पर ऐसी क्यों बन रही हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। देखो उसके लिए हम थ्योरीज पढ़ते हैं। एक हमारे पास क्या आती है, क्वांटम थ्योरी हमारे पास आती है। एक हमारे पास क्या आती है, क्वांटम थ्योरी हमारे पास आती है। क्वांटम थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है वो याद रखो। ठीक है, एक कोलिजन थ्योरी के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है वो हमेशा याद रखना। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशंस जो होते हैं वो इंसिडेंट होती हैं, देन वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंसिडेंट फोटोन होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट फोटोन या फिर लाइट रेज, एक ही बात है। हमारे पास क्या होते हैं, स्कैटर्ड फोटोन है हमारे पास। ठीक है, तो इनके बीच में कोलिजन हुआ है, ध्यान से देखो। जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होते हैं, वो इंसिडेंट होते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, कोलिजन हो रहा है। ध्यान से देखो, जब ये इंसिडेंट फोटोन जो होते हैं इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन जो होता है यहाँ पे कोलिजन हुआ, देन उसके बाद ये स्कैटर हुआ। कोलिजन में हमारे पास दो टाइप का हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में तो जब भी कोई भी दो बॉडी आपस में टकराती हैं, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में होता है जब कोई भी दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा फॉलो होता है। यानी उसकी जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो रिमेन सेम रहती है, मोमेंटम भी बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हुआ तो उसमें किसी भी चीज़ का कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं होगा। फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी से आएगा, यानी इंसिडेंट फोटोन की हम बात करते हैं कि इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी क्या होगी, स्कैटर्ड की होगी। समझ रहे हो ये बात कि जब भी कोई भी कोलिजन हो हमारे पास, कोई भी कोलिजन अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशंस आती हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वो एमिट आउट हो जाती हैं। दैट मीन्स उसमें जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोलिजन हुआ है वहां पर उन मॉलिक्यूल्स ने, जो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, ना तो उन्होंने एनर्जी को लॉस किया ना उन्होंने गेन किया। यानी जो इंसिडेंट फोटोन उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरे हैं उन रेडिएशंस को उन्होंने ना तो एनर्जी दी है ना उनसे ली है। मतलब जो रेडिएशंस उसके सरफेस पे स्ट्राइक की हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी से आती है उस फ्रीक्वेंसी से वापस चली जाती हैं। ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो यही है कि इलास्टिक कोलिजन हुआ है यहाँ पर। जब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई लॉस नहीं होगा, ना तो गेन होगा, ना तो वहाँ पर कोई गेन होगा एनर्जी का, और ना ही यहाँ पर लॉस होगा किसी भी टाइप की एनर्जी का। यानी इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी जो फोटोन हमने इंसिडेंट किया, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने फोटोन को इंसिडेंट किया था उसी से स्कैटर हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग से कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिले स्कैटरिंग। तो यहाँ पर हमने एक चीज एक्सप्लेन कर दी है कि जब इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर रेडिएशन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग बोलते हैं। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि रिले स्कैटरिंग कब होती है। ठीक है, अब दूसरा कोलिजन देखो ध्यान से। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होगा, अगर कोलिजन हमारे पास इनइलास्टिक होता है, सेकंड फैक्टर देखो, बी पार्ट हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है इसका जब रेडिएशन यहाँ पर टकराएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन जब जैसे इससे क्या होंगी, कोलिजन करेंगे तो उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे भी सकते हैं और जो ये हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ से कुछ गेन कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इन इलास्टिक जो कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट उस इंसिडेंट रेडिएशन जो इसके ऊपर सरफेस पे आ रही है उनको अपनी रेडिएशन एनर्जी दे भी सकते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी वो
उस इंसिडेंट रेडिएशन को कुछ ना कुछ एनर्जी दे सकते हैं, या फिर जो इसके सरफेस पे इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही है उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, जब ये ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल यहाँ पर दो चीज़ कर सकता है। मटेरियल का ये रोल है, यहाँ पे मटेरियल में क्या कर सकता है, गेन कर सकता है एनर्जी का, ठीक है, उस एनर्जी को गेन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, एनर्जी का लॉस कर सकता है, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी उसको दे सकता है। जो इंसिडेंट रेडिएशन जो इसके सरफेस पे ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इन रेडिएशन को क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ एनर्जी दे सकता है, या फिर इनसे एनर्जी क्या कर सकता है, ये ले सकता है। तो दो ही पॉसिबल है। अगर ये एनर्जी गेन कर लेता है इंसिडेंट रेडिएशन से, जो हमारे क्या थी, इंसिडेंट रेडिएशन थी, इंसिडेंट रेडिएशन इनसे इन्होंने अगर कुछ गेन किया, दैट मीन्स ये हुआ कि इंसिडेंट रेडिएशंस जो है हमारे पास, उसकी एनर्जी को मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मटेरियल ये सब्सटेंस उस रेडिएशंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी जब वो स्कैटर होंगी। तो स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, तो यहाँ पर स्कैटर फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल ने स्कैटर रेडिएशन को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड की है। समझ में आ रहा है? जो स्कैटर रेडिएशन है, अगर उनको रेडिएशंस यानी उसको एनर्जी जो है सब्सटेंस सप्लाई कर देता है तो स्कैटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर वो सब्सटेंस स्कैटर रेडिएशन जो स्कैटर होने वाली है इंसिडेंट रेडिएशंस, उन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो स्कैटर होंगे आगे जाके उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देगी। तो दो ही पॉसिबिलिटी है। तो एक बार तो स्कैटर रेडिएशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर सकती है, एक में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इंक्रीज करती है तो एंटी स्टोक लाइन बनेगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस दोनों तुम्हारे पास क्या है, रमन लाइंस है। ये मत समझना कि मैडम ने क्या पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास की क्वांटम थ्योरी जिसके बेस में हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास किस तरह से स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस बनती हैं, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट ये है कि कोलिजन करवाओ, कोलिजन अगर इलास्टिक होता है तो इंसिडेंट रेडिएशंस को वो सब्सटेंस कुछ ना कुछ एनर्जी ना तो देगा ना ही लेगा। यानी इंसिडेंट रेडिएशन में एक प्योर कोलिजन होगा जिसमें रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे देन वो उसी फ्रीक्वेंसी से वापस ले जाएंगे। तो इंसिडेंट और रेडिएशन, इंसिडेंट की और जो स्कैटर रेडिएशन दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है। अगर वो ऐसा नहीं करता, इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से स्टॉक और एंटी स्टॉक दो रमन लाइंस हमारे पास बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि कैसे बनती है स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस हमारे पास कैसे बनती है, वो हमें बताना है। देखो ध्यान से, ये मैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से, देखो ये सब्सटेंस हमारे पास है, ठीक है। ये सब्सटेंस हमारे पास है, इसके अंदर पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या है, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो इस ग्राउंड स्टेट में है ये पार्टिकल, और ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ये भी इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये भी इसकी ग्राउंड स्टेट है, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसका पार्टिकल कहाँ पर है, नहीं स्टॉक लाइंस, मतलब अगर एक्साइटेड स्टेट से वो जाता है मॉलिक्यूल तो क्या हमें बात करनी होती है। अगर एक्साइटेड स्टेट से कोई भी मॉलिक्यूल जाता है तो उसके पास ऑलरेडी हायर एनर्जी होती है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ से हायर से नहीं जाएगा, ग्राउंड से जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसमें यहाँ तुम्हारी बनेगी स्टॉक लाइन्स। मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी। अभी मैं लिखती हूँ, तुमसे पूछूंगी कैसे बनती है। ये यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल यहाँ पे देखो सेंटर में, देखो ध्यान से, ये मैंने जस्ट ड्रॉ किए हैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये ऐसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और कुछ भी यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसमें बीच में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसके बीच में भी यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसको तुम ये मत मानो कि सिर्फ ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें और भी एनर्जी लेवल्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो ये पार्टिकल इस ग्राउंड स्टेट से चला, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये रेडी एक्साइटेशन कब हुआ है, जब जो हमारे पास मटेरियल के सब्सटेंस होते हैं उन मटेरियल के सब्सटेंस ने क्या किया, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया बाय इंसिडेंट रेडिएशंस। देखो जैसे हमारे पास ये मटेरियल था, इसके ऊपर रेडिएशंस आए, हमारे पास क्या आई थी, इंसिडेंट रेडिएशंस आई थी। तो इन इंसिडेंट रेडिएशन जब इस मटेरियल के सरफेस पे स्ट्राइक होंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे,
ठीक है, ये हो रहा है फिनोमेना। समझ रहे हो कहाँ से हो रहा है कि मतलब किसी भी मटेरियल के सरफेस में तुमने रेडिएशंस का क्या किया, इंसिडेंट किया। रेडिएशंस को जैसे ही तुम इंसिडेंट करोगे उसके सरफेस पे, तो उन मॉलिक्यूल्स जिसके साथ कोलिजन हुआ है मटेरियल के, वो इलेक्ट्रॉन्स जिसके साथ कोलिजन हुआ है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो तुमने स्ट्राइक करा दैट इज विजिबल रेडिएशन। तो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी मतलब स्ट्राइक हुए, कोलिजन हुआ, वो एक्साइटेशन करेंगे। तो वो कहाँ से करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। मतलब यहाँ से जितने इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, जितने इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, तो उतने यहाँ से बीच में क्या कर देंगे, एमिट आउट कर देंगे। तो जो इन्होंने नेट एब्जॉर्प्शन किया था वही इन्होंने एमिट आउट कर दिया। अगर इन्होंने 50 किलो जूल अगर इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, तो 50 किलो जूल ही इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, लॉस कर दिया। यहाँ पे लॉस करते हैं जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन करता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये एमिशन ऑफ रेडिएशंस करता है। 50 किलो जूल का इसने एब्जॉर्प्शन किया, 50 किलो जूल का लॉस किया, नेट गेन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी से आई थी उसी फ्रीक्वेंसी से लॉस हो जाती है, क्योंकि जितने मटेरियल सब्सटेंस ने एब्जॉर्प्शन की उतनी लॉस भी कर दे। तो बिल्कुल सेम रहा, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी से आई थी उसी से वो स्कैटर हो जाती है, क्योंकि मटेरियल ने सब्सटेंस ने एब्जॉर्प्शन तो किया लेकिन उतने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है। तो ये हमारे पास हो जाती है रेले स्कैटरिंग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेले स्कैटरिंग हो जाएगी, जिसमें बिल्कुल सेम है। मतलब मॉलिक्यूल ने कुछ भी गेन और लॉस नहीं किया, जितने उसने एब्जॉर्ब की थी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जितने उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी लॉस कर दी है। तो हमारा जो टोटल कंटेंट होगा इंसिडेंट रेडिएशंस का और स्कैटर रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो अब देखो स्टॉक लाइंस में क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट से पार्टिकल ने चला यहाँ से और ये यहाँ पर ही रह गया, मतलब इसने एब्जॉर्प्शन ज़्यादा किया था। ठीक है, इस मॉलिक्यूल ने क्या किया यहाँ पर, इन इलास्टिक कोलिजन किया। इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पे क्या किया, इन इलास्टिक कोलिजन। इसने एब्जॉर्प्शन तो क्या कर दिया, 50 किलो जूल का एब्जॉर्प्शन कर दिया और यहाँ पर ही रह गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रह गया और 20 किलो जूल का इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब 30 जो है इसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या 30 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा है ना, तो जो हमारे यहाँ से इसने रेडिएशंस का एमिशन किया वो तो डिफरेंट है। देखो ध्यान से 50 का तो इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन किया, यानी इंसिडेंट जो रेडिएशन हमने इसके सरफेस पे डाली उन इंसिडेंट रेडिएशंस को इसने 50 किलो जूल को एब्जॉर्प्शन कर लिया, लेकिन इसने एमिशन सिर्फ 20 का ही किया। इसलिए जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स उनके पास 30 किलो जूल जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स इंसिडेंट की जो एनर्जी थी वो 50 किलो जूल थी, लेकिन इंसिडेंट की बची कितनी, 20 किलो जूल मोड। यानी जो ये जो एमिट हो रही है यहाँ पे दैट इज स्कैटर रेडिएशन होती है, और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। यानी इंसिडेंट रेडिएशन कितनी थी, 50 किलो जूल पर मोल थी, और ये तुम्हारी कितनी है, 20 किलो जूल का इसने लॉस किया, यानी 20 किलो जूल तुम्हारी क्या स्कैटर रेडिएशन होती है। यानी स्कैटर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी थी हमने 50 किलो जूल की एनर्जी को यहाँ पर सरफेस पे स्ट्राइक कराया था, और म्यू कितने निकले हमारे 20 किलो जूल। तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा रेशो, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो तुम्हारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो ध्यान से 50 किलो जूल है, 20 किलो जूल है, तो ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, तुम्हारी स्टॉक लाइंस बनेगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इंसिडेंट जो जो स्कैटर रेडिएशन होती है उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर सकती है। दैट मीन्स जो लैम्डा होगी इसकी वो बढ़ जाएगी, और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ये मैं करवाऊंगा अलग से क्वेश्चन सेशन भी मैं लूँगी, तुम्हारा अलग से क्वेश्चन सेशन में लूँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो स्टॉक लाइंस का क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से आता है कि स्टॉक लाइंस जो होती है मोर इंटेंस होती हैं उसका। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सब पढ़ चुके हैं कि रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस कैसे बनती हैं। एक बार मैं एंटी स्टॉक लाइंस को फिर से बता देती हूँ कि एंटी स्टॉक लाइन हमारे पास कैसे बनती हैं। ठीक है, एंटी स्टॉक लाइंस में ये था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट हमारे सेकंड है, ये एक्साइटेड स्टेट हमारे पास फर्स्ट होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ही इनकी रेडिएशन इंसिडेंट होती है ऑलरेडी क्या होते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है मॉलिक्यूल। यहाँ से इसने 50 किलो जूल की एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर इन्होंने। हेलो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए थे रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। रमन स्पेक्ट्रा कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो वही मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं जो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो हमारे पास एक विजिबल रीजन होता है तो उस विजिबल रीजन में जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वही रमन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। उसके बाद चेंज इन पोलराइजेबिलिटी जिसकी होती है वही क्या करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। अब चेंज इन पोलराइजेबिलिटी किस तरह से, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन हमारे पास है,
जैसे ही हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रेडिएशन लगाएंगे, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। बात में पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जब इस पर हम कोई रेडिएशन डालेंगे तो वो क्या करेगी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो उसको क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पैरेलल है बॉन्ड एक्सिस का, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उनके बीच में रिपल्शन होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पोलराइजेबिलिटी यहाँ पर डेवलप हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक रेडिएशंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EMR रेडिएशंस जो होती है उनके कारण ऐसा हुआ है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। देखो ये इतना इजी कंसेप्ट नहीं है, ना ही तुम्हारी बुक्स में मेंशन होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे तुम्हारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसका बॉन्ड एक्सिस क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में होती है। हमने सपोज किया, वाई में मान सकते हो, जेड मान सकते हो, लेकिन हमने सपोज किया है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। तो जो हमने रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट किए हैं, जिन रेडिएशंस को हमने इनके ऊपर इंसिडेंट किया है उसके अंदर दो फैक्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या करती है, रिपेल करती है, क्योंकि इनकी दोनों डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास EMR रेडिएशंस होती हैं, EMR रेडिएशन भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगी, रिपेल करेगी, यानी ऐसे धक्का मारेगी, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी है। यहाँ पर क्या थे, नॉन पोलर थे, अब क्या हो गए, पोलर हो गए हैं। ये क्या है, एक पोलैरिटी जनरेट हुई है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब तुम अप्लाई करते हो किसी भी मॉलिक्यूल पे, अगर उसमें पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है, दैट इज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, पहले नॉन पोलर था अब क्या है, पोलर। तो ये जो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है, ये क्या हुआ था, पहले ये मॉलिक्यूल तुम्हारे पास एक नॉन पोलर था, अब मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, पोलर होगा, तो दैट इज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। तो यही मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, जिनकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है उसमें चेंज होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। अब जैसे तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, ठीक है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये क्या है तुम्हारे पास, स्फेरिकल सिमेट्री, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम काम इफेक्ट होगा, इधर से सेम, इधर से सेम होगा, इधर से सेम होगा, तो इसलिए इसमें नेट इफेक्ट नहीं होगा, इसमें जो नेट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इसका होगा जीरो होगा। तो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है उसमें जो चेंज होता है दैट इज तुम्हारे पास होता है, जीरो होता है। समझ रहे हो उस बात को, क्या समझ में आया कि जो लीनियर मॉलिक्यूल था तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करके शिफ्ट कर देती है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो जाता है, नॉन पोलर से पोलर में चला गया, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या देंगे, रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा अपोजिट वाली से, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट होगा इधर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके जो अपोजिट वाले एटम्स होते हैं उनका जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को, नहीं समझ में आ रही तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है उसमें चेंज इन पोलराइजेबिलिटी जीरो होता है, क्योंकि चारों तरफ का जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाता है, अपोजिट एंड से, इसका इससे हो जाएगा इसका ऐसे, तो अपोजिट एंड से उनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो चेंज आएगा दैट विल बी जीरो आ जाएगा, इससे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, यानी रमन इनएक्टिव हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा। अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि ये बताओ कि कौन सा रमन एक्टिव है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि रमन एक्टिव वाले सब्सटेंस बताओ, तो रमन एक्टिव सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे N2 है, H2 है, ठीक है, O2 है, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बात में याद रखना, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं तुम्हारे रमन एक्टिव होते हैं, ये बात में याद रखनी है। तो ये बात याद रखनी है कि जितने भी वाइब्रेशनल एक्टिविटी की बात की जाती है, माइक्रोवेव एक्टिविटी की बात की तो सारे ये इनएक्टिव होते हैं। हमने पहले बात की थी कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें हम डायपोल मोमेंट देखते हैं। लेकिन जो रमन एक्टिव होते हैं वो सारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा
क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आराम से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो लीनियर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे धक्का मारती है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज कर देती है, पोलैरिटी को चेंज कर देती है। इसलिए क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में भी आता है, इसको पढ़ लो ध्यान से। बेसिक फाइनल ईयर वाला तो होमोन्यूक्लियस जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो क्या करेगा, सारे ऑप्शंस दे देगा। सभी ऑप्शंस में से क्या करेगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे देगा, पूछेगा कौन सा एक्टिव है। तो एक्टिव वही है जिसमें चेंज इन पोलैरिटी होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें लाइंस अगर ड्रॉ करनी होती तो कैसे ड्रॉ करोगे। एक हमारे पास आता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है। ठीक है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में ये है कि रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा हमारे पास और रमन ट्रांजिशन। इसका सिलेक्शन रूल ये कहता है कि 0 + -2 होता है। ठीक है, जे की वैल्यू जो होती है चेंज इन डेल्टा जे, दैट इज चेंज इन डेल्टा जे, तुम्हें याद है ना, दैट इज चेंज इन डेल्टा जे जो तुम्हारे पास होता है, दैट इज क्या होता है 0 + -2 होता है। यानी डेल्टा जे की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर +2 होगी या फिर -2 होगी, तभी ट्रांजिशंस क्या होंगे, अलाउड होंगे। तो रोटेशनल रमन एक्टिव वही सब्सटेंस होते हैं जो रोटेशनली एक्टिव होते हैं। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो रोटेशनल जो एक्टिव होंगे वही सब्सटेंसेस में काउंट होंगे, ये बात में याद रखनी है। ठीक है, इसका नाम भले ही क्या है, रोटेशनल रमन एक्टिव है। ठीक है, या फिर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, लेकिन इसमें मेन कंट्रीब्यूशन तुम्हें देखना है कि अगर मान लो ये पूछा जाता है कि रोटेशनल रमन एक्टिव कौन सा होगा, तो उसमें तुम्हें देखना है कि जो रोटेशनल एक्टिव होंगे वही तुम्हारे क्या होंगे, रोटेशनल रमन, जो जिसका भी नाम पहले लिखा हुआ है, जैसे रोटेशनल रमन एक्टिव लिखा हुआ है, तो रोटेशनल वाले देखने कि जो रोटेशनल एक्टिव होंगे वही रोटेशनल रमन एक्टिव होंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये मत बोल देना ये रोटेशनल एक्टिव है। N2 और S2 में तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो ये कभी भी माइक्रोवेव एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। इसलिए सिलेक्शन रूल क्या है, 0 + -2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज हमेशा क्या आता है, V होता है 4J + 6। ये तुम्हारे पास रोटेशनल रमन एनर्जी क्या होती है, लाइंस हमारे पास होती है, जो तुमने हमेशा याद रखना है। इसके साथ एक है VJ एनर्जी जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुम आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। वैसे ही सिलेक्शन रूल तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है, डेल्टा जे जो है 0 होगा और फिर क्या होगा +-2 होगा। तो सेंटर लाइन हो जाती है हमारे पास ऐसे लाइन से हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये सेंटर लाइन जब अपीयर होगी, जब डेल्टा जी क्या होगा 0 होगा, ये लाइन सीधे जब अपीयर होगी जब डेल्टा जी क्या होगा -2 होगा, डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा +2 होगा। ये तुम्हारे पास एंटी स्टोक लाइन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, एंटी स्टोक लाइन है, और ये तुम्हारे पास क्या है, स्टोक लाइन है। ये तुम्हारे पास स्टोक लाइन है और ये तुम्हारे पास एंटी स्टोक लाइन है, और ये तुम्हारे पास सेंटर वाली कौन सी है, रेलवे लाइन है। तो देखो ध्यान से, हमने क्या क्या सिलेक्शन रूल तो हम लगा रहे हैं, डेल्टा जे क्या होगा हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या है, रोटेशनल रमन एक्टिव के लिए जो डेल्टा जे सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा जे चेंज इन जे क्या है, चेंज इन क्वांटम नंबर, दैट इज 0 + -2 हो सकता है, 0 हो सकता है और +-2 में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो एक बार डेल्टा जी को 0 कर दिया है, एक बार डेल्टा जी को +2 कर दिया, एक बार डेल्टा जी को -2 कर दिया है। जब डेल्टा जी +2 होता है तो एंटी स्टॉक लाइंस बनती है, जब डेल्टा जी क्या होता है -2 होता है तो स्टॉक लाइंस बनती हैं। जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो हमारे पास रिले लाइंस हमारे पास बनती हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट लाइन हमारे पास होती है, फर्स्ट लाइन का और इसका जो फर्स्ट गैप होता है दैट इज हमेशा 6b का गैप होता है, इसके बीच में जो फर्स्ट गैप होता है दैट इज 6b भी होता है, यानी फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन का और फर्स्ट स्टॉक लाइन का, ये बात हमेशा याद रखना है। पहली स्टॉक लाइन का और पहली एंटी स्टॉक लाइन का, ये जो सेंट्रल लाइन हमारे पास होती है इससे हमेशा कितना गैप होता है 6b का गैप होता है। आगे हमारे पास हमेशा क्या होता है 4b का गैप, इसमें भी हमेशा क्या होगा 4b का गैप, आगे भी हमेशा 4b का गैप, और यहाँ पे भी हमेशा 4b का गैप, और यहाँ पे हमेशा 4b का गैप होगा। यहाँ पर सेंटर लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू लाइन उसे कहा जाता है, और उसको हम बोलेंगे एस लाइन होती है, मेरे ख्याल से क्यू एस आर भी बोल सकते हो, लेकिन वो तुम आगे बना दोगे, वाइब्रेशन में बना लेना इसको। तो सेंटर लाइन हमें हमेशा हमारे पास क्या होती है, क्यू बैंड जैसा हमने पढ़ा था वैसे ही है। इसको ना भी लिखोगे तो भी कोई जरूरत नहीं, वाइब्रेशनल के अच्छे से आ जाएगा, वाइब्रेशनल में तुम्हारा अच्छे से आएगा। तो समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस के बीच में जो गैप होता है ये तुम्हारी क्या है 0 है। ये तुम्हारी कौन सी लाइन है 0, तुम्हारे पास है 0, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, यहाँ से फर्स्ट लाइन का 6b है, यहाँ से फर्स्ट लाइन का 6b है, उसके बाद 4b हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ लिया है। उसके बाद तुम्हें देखना है रोटेशनल तो हो गया है, वाइब्रेशनल देखो
अब देखो वाइब्रेशनल रमन एक्टिव की हम बात करेंगे। वाइब्रेशनल रमन एक्टिव या फिर बोल सकते हैं इसको स्पेक्ट्रा, ठीक है। वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा में भी जो तुम्हारे पास डेल्टा वी चेंज क्या होगा तुम्हारे पास +-1 +-2, इस तरह से तुम्हारा क्या होगा सिलेक्शन रूल होगा। और इसमें तुमने क्या पढ़ना है, सिलेक्शन रूल्स पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है तुमने इसमें एस और आर तुमने ब्रांचेस पढ़नी है इसमें, ठीक है। वाइब्रेशन अगर स्पेक्ट्रा तुम्हें याद है बिल्कुल सेम स्पेक्ट्रा इसमें बनेगा। देखो वाइब्रेशनल रमन एक्टिविटी पूछा जाता है तो वही एक्टिव होंगे जो क्या होंगे वाइब्रेशनली एक्टिव होंगे, ठीक है। जो क्या होंगे तुम्हारे पास वाइब्रेशनली एक्टिव होंगे, वही तुम्हारे पास क्या होंगे वाइब्रेशन रोटेशन एक्टिव होंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है वाइब्रेशन रमन एक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो वाइब्रेशनली एक्टिव होंगे वही वाइब्रेशन रमन एक्टिव होंगे, जिसकी क्या होती है चेंज इन डायपोलमेंट होती है। वाइब्रेशनली वही एक्टिव होते हैं जिसमें क्या होता है चेंज इन डायपोलमेंट होती है। चेंज इन डायपोलमेंट सिर्फ किसमें होती है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में होती है, इसलिए इसमें चेंज इन डायपोलमेंट किसमें हो रही है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में होती है। तो वही क्या होंगे वाइब्रेशनल रमन एक्टिव होंगे। इसका सिलेक्शन ये हो जाएगा +-2, ठीक है। डेल्टा जे वैल्यू क्या होता है तुम्हारे पास डेल्टा जे की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है तुम्हें 0 +-2 सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब डेल्टा जे की वैल्यू 0 होती है तब क्या बनता है डेल्टा जे की वैल्यू क्या होती है प्लस होता है, डेल्टा जे क्या होता है -2 हो गया +2 होगा, तब कौन सी लाइन्स बनेगी बात हमेशा याद रखना है तुम्हें Q और S लाइन्स तुम्हारे पास बनती हैं इसमें, ये Q रहेगी ये S रहेगी और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी S लाइन होगी मेरे ख्याल से, S होगी Q होगी O लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पर वाइब्रेशन लाइंस तुमने पढ़ी थी PQR लाइंस होती बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर तुमने Q रखा और यहाँ पर S रखा, यहाँ पर 0 रखा, क्योंकि वहाँ पर PQR लाइंस तब बनती थी जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 थी +-1 थी, लेकिन यहाँ पे क्या +-2 है, माइनस का 2 है तो S लाइन बनेगी, +2 है तो O लाइंस बनेगी। बिल्कुल आसान है और तुमने पढ़ रखी है, पूरा स्पेक्ट्रा तुमने पढ़ रखा है। कैसे पढ़ा था मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रा में ड्रॉ किया था पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखा भगवान कोई नहीं देखता लेक्चर्स, मत देखो मेरा दे जाता है पेपर तुम्हारे यहाँ, ठीक है। इधर जो लाइंस बनेगी दैट विल बी, इधर जो लाइंस बनेगी इधर जो लाइंस बनेगी, सेंटर वाला हमने पढ़ाया था दैट इज हमारे पास क्या होता था क्यू होता था, जिसमें डेल्टा की जे की वैल्यू क्या होती थी 0 होती थी, और यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू हो जाएगी -2, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगी ओ लाइंस हो जाएंगी, और ये तुम्हारी एस लाइंस होंगी, यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू हो जाएगी +2 हो जाएंगे। तो इस तरह से लाइंस तुम्हारे पास ये वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। सेंटर तुम्हारा बैंड सेंटर होता है क्यू होता है, जहाँ पर जे की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू +2 होती है और यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू -2 होती है। सेम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तुम्हें ड्रॉ करना है, ऐसे लाइंस जाएंगी तुम्हारी ऐसे लाइंस जाएंगी और इसमें ऐसे लाइंस जाएंगी तुम्हारी, ये वर्टिकल लाइन तुम्हें यहाँ पर हमेशा याद रखना है, ऐसे लाइंस तुम्हें शो करनी है, ठीक है। उसके बाद तुमने इसमें क्या पढ़ना है स्टॉक और एंटी स्टॉक, और बता देती हूँ वाइब्रेशन में कैसे शो करोगे, ठीक है। स्टॉक और एंटी स्टॉक को कैसे शो करोगे, देखो अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बोला जाएगा स्टॉक लाइंस को लिखो, तो स्टॉक लाइंस को कैसे लिखोगे, ठीक है। दैट इज स्टॉक लाइंस को कैसे लिखोगे, जो तुम्हारे इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं, जो तुम्हारे इंसिडेंट रेडिएशंस में से क्या करोगे तुम माइनस कर दोगे कौन सी, एक तो हमारी फंडामेंटल रेडिएशंस होती है, तो फंडामेंटल रेडिएशन को तुम क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। और अगर एंटी स्टॉक लाइंस निकालनी है तो इंसिडेंट रेडिएशंस को क्या करोगे फंडामेंटल रेडिएशन में काउंट कर लोगे, दैट इज पर्टिकुलर थिंग तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ये थी तुम्हारी स्टॉक लाइंस और एंटी स्टॉक लाइंस थी तुम्हारे पास, ठीक है। इसको तुम एनर्जी का गैप तुम्हारे बुक में इसको क्या मेंशन कर रखा है डेल्टा वी, इसको ऐसे लिख रखा है डेल्टा वी, ऐसे लिख रखा है इसको, ठीक है। जो फंडामेंटल तुम्हारे पास रेडिएशंस होती है उसको हमेशा याद रखना, क्यू ब्रांच की है एस ब्रांच की, ये तुम्हारे पास क्या है लाइंस हैं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है कि जो स्कैटर जो हमारे स्टॉक लाइंस होती है वो हमेशा माइनस होती है इंसिडेंट रेडिएशन से, और ये हमेशा क्या होती है एंटी स्टॉक लाइंस हमेशा ऐड होती है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसलिए ऐड हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेश्चन है वो करवाना हो तो जैसे क्वेश्चन आता है कि छाट के बताओ कि कोई ये रोटेशनल रमन है, ठीक है। क्वेश्चन को आएगा तुम्हारे पास कि रोटेशनल रमन एक्टिव कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाए कि रोटेशनल रमन एक्टिव, रोटेशनल रमन एक्टिव बताओ। ऑप्शंस में क्या देगा तुम्हें H2 M2 HCl ऐसे मॉलिक्यूल्स देगा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या करेगा HCl NO2 HBr,
ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या देगा तुम्हें? अब देखो क्वेश्चन क्या है, रोटेशनल रमन एक्टिव पूछा, तो तुमने सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स देखने हैं जो रोटेशनली एक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो मॉलिक्यूल्स तुम्हें देखने होते हैं जो रोटेशनली एक्टिव होते हैं, जैसे SO4 मॉलिक्यूल होता है, वो तो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, सभी में क्या होगा, डायपोलमेंट सभी में प्रेजेंट होती है, सभी में डायपोलमेंट अगर प्रेजेंट होती है तो सिंपल सी बात है, सारे सारे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, रोटेशनल रमन एक्टिव तुम्हारे पास हो जाएंगे, ठीक है। रमन एक्टिव की बात होती है हमेशा, इसमें इसको ही देखना तुम्हें यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है? बस इतना ही बहुत है, नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं हम आपको क्या पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड बेसिक फाइनल की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम अगर कुछ पढ़ेंगे तो एक दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोलोसिस इक्वेशन है या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सिर्फ एक दो टॉपिक तुम्हारे रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। टिल देन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, और IIT JAM का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना IIT JAM का कुछ भी पेपर वगैरह सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट योर IIT JAM प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए MSc में एडमिशन के लिए। सो टिल देन बाय बाय।